हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है यूसीसी के बारे में, मतलब समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आपको पता है ये चर्चा काफ़ी लंबे समय से गरमाई हुई है और ये इस वक्त की एक वन ऑफ द हॉटेस्ट न्यूज़ है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इस बार यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मेंस में ज़रूर देखने को मिलेगा और प्री में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आज का जो न्यूज़ है वो भी आप देख लीजिए कि आज आपको श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इनका व्यू है जो इन्होंने एक पॉजिटिव व्यू दिया है यहाँ पर कि इंडिया को अब एक समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि सोशल हार्मनी, मतलब भारत की जो आपकी सोशल हार्मनी मतलब सामाजिक सद्भाव की अगर आप बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव या आर्थिक और लैंगिक न्याय की बात करें तो उसके लिए कहीं ना कहीं जब तक आपका यूसीसी नहीं आता तो लोगों के साथ अलग तरीके से भेदभाव होगा, जिसकी वजह से, या आप कह सकते हैं भेदभाव हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो सामाजिक प्रोग्रेस है या सामाजिक विकास है, जो विकास वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता हुआ दिख रहा है या रुक रहा है। ठीक, तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। इन्होंने जो एक व्यू लिया है वो उन्होंने संविधान निर्माता यानी कि BR अम्बेडकर जी का व्यू है, जो BR अम्बेडकर जी का व्यू भी इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो विस्तार में इसकी चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं अपना आर्टिकल। और आर्टिकल को शुरू करने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे P2I बैच के बारे में दे सकता हूँ। P2I बैच 2 यानी कि मॉर्निंग बैच के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग बैच है जो वो ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से होने वाली है। सुबह के 8 बजे 10 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। आप अगर इंग्लिश में, हिंदी में या इंग्लिश में, तीनों में से किसी में भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच की जो फीस है वो है 29,999, लेकिन अगर इसके लिए इस बैच को इस फीस में लेने के लिए आपको मेरा ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही अगर स्टडी IQ में आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का जो आर्टिकल है वो। तो आपका आज जो हम बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपको ये बात पता है कि यूसीसी है जो वो उसका काम क्या है कि भारत के अंदर जितने भी है ना, भारत में जिन लोगों ने पहली बार जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख भी लीजिएगा, है ना, ताकि आप रिकॉल कर पाएँ ठीक से और रिवाइज कर पाएँ इसको ठीक से। ठीक है, तो भारत में जितने भी आपके धर्म हैं, भारत में जितने भी धर्म हैं, ठीक है, वो जो धर्म हैं उनके सबके अपने अपने क्या हैं, पर्सनल लॉज हैं। पता है ये आपको, हिंदू का अलग पर्सनल लॉज है, मुस्लिम से अलग पर्सनल लॉ है, जैनिज्म का अलग है, बौद्धिज्म का अलग है। तो जितने भी धर्म हैं उनके सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं और मुख्यतः उन पर्सनल लॉज के अनुसार क्या क्या चीज़ें गवर्न होती हैं, क्या क्या चीज़ें चलती हैं। एक जो विवाह का मामला है वो, ठीक है, मैरिज, ठीक है, मैरिज का मामला। उसके अलावा डाइवोर्स यानी कि तलाक का मामला, डाइवोर्स, ठीक है। उसके अलावा आपका गोद लेने का मामला, गोद लेना, एडॉप्शन, ठीक है, और आपका इनहेरिटेंस यानी कि विरासत का मामला, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये चार जो मामले हैं मुख्यतः, ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन मेनली चार ये जो मामले हैं इन पर चर्चा हमेशा रहती है कि ये तो सब पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। बहुत सही। अब मामला उठता है कि भाई भारत में क्या इस चीज़ की बैकिंग है, कहीं क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल है। भारत में इसकी बैकिंग कहाँ से होती है? संविधान से होती है। कहाँ से? संविधान से।
और जो संविधान है उसका अनुच्छेद नंबर 44 आर्टिकल 44 ये बात कहता है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि जो आपका राज्य है उसको कोशिश, राज्य से मतलब यहाँ ये वाला राज्य नहीं है कि हम स्टेट्स की उनकी राज्यों की बात कर रहे हैं, नहीं। पॉलिटी में आपने देखा होगा कि स्टेट वर्ड का मतलब होता है कि आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी संदर्भ में लीजिएगा इसको भी। आर्टिकल 44 में क्या लिखा है कि स्टेट को कोशिश करनी होगी, ठीक है, जो राज्य है उसको कोशिश करनी होगी, कोशिश करनी होगी किस चीज के लिए? समान नागरिक संहिता के लिए, ठीक है, समान नागरिक संहिता के लिए, इसके लिए उसको कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो ये बात होती है कि भाई ऐसा क्या है कि इसमें अभी से कोशिश की बात की जा रही, क्या हमारे संविधान निर्माता थे जो, उनका क्या व्यू था इसमें? तो देखो यहाँ पर कहा जाता है कि जो संविधान निर्माता है उनका जो व्यू था, उनका भी जो उस समय की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस चीज़ को लेकर के एक बहस थी, और उस बहस के अनुसार क्या था कि वो भी इस निर्णय पे नहीं आई थी कि इसको लागू करना चाहिए, किसको? यूसीसी को लागू करना चाहिए। और इसके लिए जो चीज़ छोड़ी थी वो ये थी कि इसको समय आने पर जब देश तैयार हो, ठीक है, जब देश तैयार हो, ठीक है, जब देश है जो वो रेडी होगा, तैयार होगा, तब हम इस चीज़ को लागू कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि देश तैयार हो, ठीक है, वहां पर मामला अटक गया, जिसकी वजह से इसको अनुच्छेद 44 में रखा गया, जो कि किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी यानी कि देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि पार्ट 4 में लिखे हुए हैं। कहां पर है? पार्ट 4 में। पता है ना ये चीज तो आपको, है ना। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है, और पार्ट 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं जो उनकी चर्चा की गई है। पार्ट 4 में ये चीज दी गई है जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। आपको पता है ये पार्ट 4 कहां से कहां तक है? ये है आपका आर्टिकल नंबर, मतलब अनुच्छेद नंबर 36 से शुरू होता है और फिर 51 तक जाता है, ठीक है। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि 44 है जो ये इसी के बीच में आ रहा है। ओके, तो ये हो गया भाई डीपीएसपी। अब मामला है कि इसको डीपीएसपी में क्यों रखा गया भाई, फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं रखा गया? तो उसका आंसर यही है कि देश उस वक्त इतना तैयार नहीं था, तो इसलिए उसमें ये चीज़ रखी गई कि रेडी जब हो जाएगा, मतलब स्टेट को कोशिश करनी है कि सारी चीज़ें पर्सनल लॉज से ना गवर्न होकर के हमारे पास एक संविधान है, ठीक है, हमारे पास एक संविधान है, और जब हमारे पास संविधान है तो चीज़ें सारी चीज़ें हैं जो वो संविधान के अनुसार हैं, जो वो गवर्न हो। कैसे हो? संविधान के अनुसार, ठीक है। इस आर्टिकल में पॉजिटिव चीज़ें दी गई हैं, बट हम इसको क्या दोनों पक्षों को देखेंगे, ठीक है। देखो संविधान के अनुसार गवर्न हो, ये वाली बात है। अब बात आती है कि भाई ठीक है, संविधान के अनुसार तो ठीक है। अब अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो देश का माहौल है उसमें इस टॉपिक ने बहुत गर्मी पकड़ी हुई है, बहुत तेजी पकड़ी हुई है, और जो पक्ष की ओर है जो चीज़ें ज़्यादा झुकाव रख रही हैं, उसका एक कारण राजनीतिक कारण भी है, जो मैं आपको बता देता हूं कि मतलब आपको पता ही है ये चीज़ कि एक राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण में जो हमारी अभी मौजूदा सरकार है वो जब आई थी तो उनके 3 लक्ष्य उन्होंने अपने मतलब 3 लक्ष्यों की उन्होंने घोषणा की थी, और जो पहला लक्ष्य था वो था आपका धारा 370 का हटना, जो कि हो चुका है, और एक था आपका जो राम मंदिर वाला इशू है उसको सॉल्व करना, ठीक है, राम मंदिर वाला इशू आप कह सकते हैं, अयोध्या वाला, वो भी हो चुका है। जो तीसरा था वो था आपका समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी। तो इसका एक कारण ये भी है कि जो करंट गवर्नमेंट है उनका जो एक मैंडेट है अभी बचा हुआ है, तो ये भी एक कारण है कि इसने काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है, लोगों की सुर्खियों में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ घटनाएं भी हुई हैं, जैसे कि आपको पता है कि ट्रिपल तलाक वाला जो इशू हुआ है ना, उसके अलावा आपका जो हिजाब वाला मैटर हुआ अभी, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं हुई, ट्रिपल तलाक हो गया, हिजाब वाला हुआ, तो इन सभी के वजह से यहाँ पर जो एक चीज़ सामने आई वो ये है कि बहुत सारे जो धर्म हैं उनमें, देखिए धर्मों में
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अगर आप ओरिजिनली देखेंगे धर्म में, तो कोई भी धर्म आप उठा लीजिए, ओरिजिनली किसी भी धर्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जो पक्षपातपूर्ण हो, ठीक है, ओरिजिनली। लेकिन होता क्या है कि एक समय आते आते, समय के बढ़ते बढ़ते, बदलते बदलते चीज़ें थोड़ा सा बदलती हैं और फिर वो इस ऐसा फॉर्म ले लेती हैं कि वो एक भेदभाव वाली चीज़ यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जैसा दिखता है, ठीक है। तो वैसा कुछ यहाँ पर भी नज़र आता है जो कि कई जगह पर देखने को मिला। तो ओरिजिनली जो कहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन या आप धर्म के जो पर्सनल लॉज हैं उनमें सब कुछ सही ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि भाई हमारा देश तो बहुत डाइवर्स है, हर बहुत सारे धर्म हैं, तो क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्स है तो हम ये कर सकते हैं कि सभी धर्मों के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनको पिक कर लें, मतलब अच्छी चीज़ें हैं जो वो पिक कर लें, और जहाँ पर भी कुछ धर्मों में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं जिसके कारण से वो भेदभाव जैसी चीज़ महसूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ट्रिपल तलाक वाली बात कहते हैं तो वहाँ पर भेदभाव किसके किसके बीच में है? भारतीय नागरिक दो हैं, एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू महिला, दोनों भारतीय नागरिक हैं, और उसमें एक के पास ये अधिकार है कि उसका पति उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, उसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है, और एक के पास सिर्फ इतना सा अधिकार था कि बस 3 बार तलाक बोला और काम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है? ये जो भेदभाव है ये मुस्लिम महिला के साथ है, ठीक है। तो भारत की नागरिक होने के नाते वो डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वो उस पर बात है। अब रही बात कि कितना अब तैयार हो गया है कि नहीं हो गया, तो जो मैंने आपको अंबेडकर जी वाली बात बोली, ठीक है, उस पर भी छोटी चर्चा कर लेंगे। तो जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कौन होगा, जो जिन्होंने संविधान की रचना की उनका भी व्यू क्या था, उनका जो अगर खुद का व्यू, पर्सनल व्यू देखेंगे तो उनका भी व्यू था कि स्ट्रांगली, मतलब वो ये चाहते थे कि यूसीसी को आना चाहिए, यूसीसी को लागू होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने जो बातें कही हैं वो क्या है, उन्होंने ये बात कही कि अगर आपको लैंगिक समानता और जो समाज की कुरीतियां हैं, ठीक है, एक तो ये कि लैंगिक समानता और एंड समाज की कुरीतियां, ठीक है, लैंगिक समानता और समाज की जो कुरीतियां हैं उनके अगेंस्ट, उनको अगर कम करना है तो उसके लिए आपको यूसीसी लाना होगा, ठीक है। एक तर्क यहां से ये गया। उसके अलावा दूसरा तर्क की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि ये मतलब इतना पार्लियामेंट को जो इतने अधिकार दिए गए हैं, तो पार्लियामेंट को इतना क्यों सोचना पड़ता है कि अगर यूसीसी का मामला, जब भी कोई धर्म का मामला आता है तो पार्लियामेंट को इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? भाई पार्लियामेंट को ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर वो उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर बदलाव होना चाहिए तो उनको बदलाव करना चाहिए, लेकिन इस वाले मामले में पार्लियामेंट कमज़ोर नज़र आता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होनी चाहिए, मतलब आपकी जो संसद है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अगर उसको लग रहा है कि ये बदलाव करना है तो उसको पर्सनल लॉज पे भी इंटरफियर वो कर सकता है, ठीक है। जो पर्सनल लॉज हैं उन पर वो इंटरफियर कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, यानी कि पार्लियामेंट कर सकता है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये था कि हमें जो इतनी लिबर्टी दी गई है वो इसलिए हमें, मतलब इतनी जो लिबर्टी, स्वतंत्रता जो इस संविधान ने दी है, ठीक है, हमें जो इस संविधान ने लिबर्टी दी है, स्वतंत्रता, ठीक है, वो जो स्वतंत्रता है वो क्यों दी गई है? वो भाई इसलिए ही तो दी गई है कि हम जो सामाजिक ढांचा है उसको बेहतर कर सके। तो इस लिबर्टी का सही इस्तेमाल आपको सामाजिक ढांचे को बेहतर करने के लिए करना होगा, जिसमें संसद के साथ साथ नागरिकों की, जो भारतीय नागरिक हैं, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। तो लिबर्टी पर भी उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो पर्सनल लॉज हैं उनको राज्य के क्षेत्राधिकार से दूर रखना इम्पॉसिबल है। जो राज्य के, जो मतलब हमारा देश है उसके जो क्षेत्राधिकार हैं, तो अगर आप ये कहोगे कि नहीं पर्सनल लॉज का मामला है, आप इसमें इंटरफियर मत करो, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राज्य हैं उनके राज्य को पर्सनल लॉज के क्षेत्राधिकार, राज्य को पर्सनल लॉज के जो क्षेत्राधिकार हैं उससे दूर रख पाना
पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दूर रख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये बात है जो ये कही गई है। तो इन सब बातों से क्या समझ में आ रहा है, मतलब देखिए उस टाइम पे कोई ऐसी ये बहस तो थी नहीं कि हम उस टाइम पे भी ऐसा करें कि पक्ष और अपना जो उन्होंने एंगल दिया, ठीक है, पक्ष और विपक्ष की हम बात करें तो यहाँ पर जो उन्होंने अपना एंगल दिया वो क्या है। तो अपना एंगल जो उन्होंने दिया वो ये था कि भाई इन सब से क्या समझ में आ रहा है, इन सब से ये समझ में आ रहा है कि अंबेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी का जो झुकाव था वो ये था कि ये जो यूसीसी है उसको लागू होना चाहिए, ठीक है, यूसीसी को लागू होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज यहाँ से समझ में आती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब हम थोड़े से कुछ और भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, पक्ष की बातें, और एक तरफ हम विपक्ष की बातें कर लेते हैं, नेगेटिव वाली बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव वाली बातें बताता हूं आपको, फेवर की बात बताता हूं, तो देखो यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि देखो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो, वो सबके लिए समान होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए समान, इक्वल, ठीक है, सबके लिए समान है। और इस वजह से यहाँ पर यूसीसी को लागू होना चाहिए ताकि समानता, जो इक्वालिटी है वो यहाँ पर मेंटेन रह सके, समानता मेंटेन की जा सके, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो अगर मैं आपसे बताऊं तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मूल अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको समान तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को का जो इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का इंप्लीमेंटेशन समान होना चाहिए, मतलब वही इक्वालिटी वाली बात हो गई। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है और किसी के फंडामेंटल राइट का किसी का फंडामेंटल राइट तो बचाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई महिला यहाँ पर कह सकती है कि देखो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का मेरे उल्लंघन हो रहा है, तो उसका तो ठीक है। लेकिन दूसरी महिला साथ में ये भी कह सकती है कि नहीं, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है। एक महिला कह सकती है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और एक कह सकती है नहीं हो रहा, और जबकि मूल अधिकारों के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर यह भी कहा गया। उसके अलावा जो अगर आप तीसरा पॉइंट लें तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो बताया गया है वो कहा गया है कि जेंडर जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है आपकी जो लैंगिक न्याय है उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी धर्म में 4 शादियां अलाउड हैं, किसी धर्म में सिर्फ एक ही अलाउड है, ये ठीक नहीं है। मतलब आप अगर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो जैसे आप शादियों की बात कर लें, या आप मैरिज की एज की बात कर लें कि किसी धर्म में है कि भाई 15 साल में शादी हो जानी चाहिए, कहीं लिखा है कि 18 में होनी चाहिए, है ना। तो अलग अलग व्यू हैं, जबकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबके लिए कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एक और पॉइंट आपको बताऊं तो वो क्या है कि देश को एक जैसा, ठीक है, हमारे देश में क्या विविधता बहुत है, तो हमारे देश की जो विविधता है उसको खत्म करने के लिए, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे समानता लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी, पूरे देश में एक जैसी यूनिफॉर्मिटी हो, उसके लिए भी इसका लागू होना बहुत जरूरी है। मतलब कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ विविधता है उसको इस मामले में, पर्सनल लॉज के मामले में समान किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स में भी आप समझ लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट्स की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, रिलीजन का जो मामला है, जो आपका धर्म का मामला है, धर्म की जो स्वतंत्रता है वो भी तो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब धर्म की जब स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है तो ये जो पर्सनल लॉज हैं उनको उनके हर धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। अपने धर्म का संरक्षण करना, अपने धर्म का संरक्षण करने का अधिकार मूल अधिकारों में दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। तो ऐसा करना कि आपका धर्म इस किताब के हिसाब से चलेगा जो सबके लिए एक जैसी बन जाएगी, तो वो धर्म जिनके लिए बदला हुआ होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या फील करेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन माना जा रहा है, ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन माना जा रहा है एक चीज।
दूसरी चीज यहाँ पर जो कही जा रही है वो कही जा रही है जनजातियों को लेकर के। जनजाति हैं जो, तो जनजातियों को लेकर के जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो भी ट्राइबल्स हैं, ठीक है, जो भी ट्राइबल्स हैं उनके साथ उनका एक स्पेशल कस्टम होता है, कुछ अलग कस्टम होता है, ठीक है, अलग कस्टम होता है, उनके विचार अलग होते हैं। और जब आप यहाँ समानता की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि जब आप यहाँ समानता की बात कर रहे हैं तो आप सबको बराबर कर देंगे, ठीक है, तो आप सबको बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनजातियों के लिए भी ये बात कही जा रही है कि ये इनके लिए कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसके तर्क में जो सरकार का पक्ष है वो ये भी कह रहा है साथ में कि नहीं, जनजातियों के लिए हम स्पेशल जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर भी बनाएंगे, जैसे बाकी जगहों चीज़ों पे बनाए हैं वो इस मामले में भी बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एक और तर्क आप ले सकते हैं वो ये भी है कि देखिए अभी क्या है कि जो इलेक्शन है वो जोर ले रहे हैं, ठीक है, जो आपका चुनाव है वो जोर ले रहा है और ये उसी का एक प्रभाव है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चुनाव है जो वो होने वाले हैं और उसी का एक प्रभाव है, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक जो अगेंस्ट में है वो इस तरह से भी कह रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी, मैंने अभी यहाँ पर आपको कहा कि यूनिफॉर्मिटी लानी है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जो हमारे देश की विविधता है, जब आप नेगेटिव में लिखोगे तो आप कह सकते हो कि हमारे देश की जो विविधता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से हैम्पर होता हुआ दिख रहा है ना, देश की विविधता, ठीक है, हमारे देश की जो विविधता है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी है जो वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है, ठीक। तो ये वाला एक पॉइंट इसमें ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी तर्क दे सकते हैं जो कि हमने पिछले एक वीडियो में बात भी की थी कि जब पक्ष पूछा गया, लॉ कमीशन से कहा गया कि भाई लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट दे, तो यहाँ पर क्या है कि पिछली लॉ कमीशन की बात भी होती है, ठीक है। तो लॉ कमीशन जैसे ये 22वीं लॉ कमीशन तो रेडी है, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 21वीं लॉ कमीशन ने, 21st लॉ कमीशन ने भी ये बात कही थी कि अभी देश तैयार नहीं है, ठीक है, अभी देश तैयार नहीं है, उन्होंने उनके हिसाब से भी ये कही थी। तो ये तर्क भी आप दे सकते हैं कि लॉ कमीशन का व्यू है जो वो ये है, ठीक है। तो ये दोनों पक्ष हैं यहाँ पर जो आपको समझ पा रहे होंगे, ये पॉजिटिव के हैं और ये नेगेटिव के पक्ष हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर एक सजेशन भी दिया जा रहा है कि सजेशन है जो वो आप ओवरऑल ले सकते हैं कि जो सजेशन, ठीक है, सुझाव है जो वो क्या दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है कि अच्छा आपको लागू करना है तो एक काम करो, पहले सभी धर्मों में सेपरेटली लागू करके देखो, है ना, ये वाली चीज। तो पहले अलग अलग धर्मों में, ठीक है, अलग अलग धर्मों में लागू करके देखो, तब कॉमनली सब में एक साथ कानून लेके आना। पहले सबको लागू करके देखो कि क्या समस्याएं आ रही हैं, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। अगर समस्या आ रही होंगी तो आप समझ जाओगे और नहीं आ रही होगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक सजेशन यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये बहस में कहीं ना कहीं, मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था, डीपीएसपी का पार्ट है ना, और चर्चा करते करते मैंने कई बार फंडामेंटल राइट का भी जिक्र किया, ठीक है। तो ये जो बहस है ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच की बन गई है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना होगा, इस पर भी सवाल आ सकता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है ना, पहले भी आप ये बहस देख चुके हैं। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो इस पे लैंड रिफॉर्म्स के समय वाली जो बहस है वो भी आप इसके साथ लिंक कर सकते हो कि अगर सवाल इस तरीके से आए कि ये जो मतलब इन दोनों में से कौन ज़्यादा सुपीरियर है, इस टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आप दोनों चीज़ों को लिंक कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है अगर ये पूछा गया हो कि यूसीसी के आलोक में बताइए कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कौन ज़्यादा सर्वोच्च है, तो आपको इसी का व्यू लेना है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट पूछते हैं तो आप दोनों व्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपका
लैंड रिफॉर्म वाला व्यू है वो भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये बात समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि टेलीग्राम के बारे में है, हमने एक नया इनिशिएटिव अपने टेलीग्राम पे पर्सनल लेवल पर स्टार्ट किया है। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसको आपको स्कैन करना है। इस वाले स्कैनर को स्कैन करके आप, QR कोड को स्कैन करके आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।